अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने चाह रहे हैं वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी की कैरेक्टराइजेशंस। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा था। आज के लेक्चर में हम इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, इंक्लूडिंग वेवलेंथ एंड देन फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम वेवलेंथ की बात करते हैं कि वेवलेंथ जो है ये बेसिकली डिस्टेंस है बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, ये किसी भी दो क्रस्ट और ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कह रहे हैं। जस्ट लाइक कि अगर हम ये एक वेव ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है इसको हम क्रस्ट कह रहे हैं, जबकि जो ये वाला पार्ट है ये हमारे पास ट्रफ है। ठीक है, तो दो कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है। और तो इसका मतलब है कि इस वेव में हमारे पास कितनी वेवलेंथ है। ये जो मैंने अभी वेव ड्रॉ की है तो इसमें हमारे पास कितनी वेवलेंथ होगी। नंबर वन, एक तो हमारे पास ये हो गई, एक वेव ये हो गई, एक वेवलेंथ इसमें है, एक वेवलेंथ इधर है, एक हमारे पास यहाँ पे है। इस तरह से हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः वेवलेंथ हैं इसमें। इसी तरह से जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है वेव, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि दो कंसेक्टिव जो क्रस्ट है ये हमारे पास दो ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस है, इसको हमने एक वेवलेंथ कह दिया है। और ये हमारे पास दो कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है वेवलेंथ। ये कॉन्सेप्ट पहले आप क्लियर करें कि वेवलेंथ बेसिकली है क्या। कंसेक्टिव दो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कह रहे हैं वेवलेंथ। तो ये किस तरह से हमें नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी में हेल्प करेगी ये हम नेक्स्ट देखते हैं अभी। और इसके डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। लाइक कि वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट यानी सिचुएशंस में हम इसके डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग अंगस्ट्रम और नैनोमीटर, पिकोमीटर। इस तरह के डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट इसके यूनिट्स हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अंगस्ट्रम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होता है। और मोस्टली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं यूनिट्स वो होते हैं नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर हम मोस्टली इसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं यूनिट, लेकिन कुछ सिचुएशंस में माइक्रोमीटर और पिकोमीटर भी यूज़ किया जा रहा होता है। इसी तरह अगर हम बात करें एनर्जी की, जैसे कि ये आपको दो वेव्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं, तो एक हमारे पास ये वेव है, एक ये वेव है। तो इन दोनों वेव्स में अगर हम एनर्जी को कंपेयर करें कि किस वेव की एनर्जी ज़्यादा है, तो ये किस तरह से हम प्रेडिक्ट करेंगे कि किस वेव की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। हमें पता है कि हमें पता है कि एनर्जी की डिफरेंट जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, जस्ट लाइक हमारे पास एक इक्वेशन है E = H फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी फर्दर जो एक और टर्म आती है दैट इज़ hc/λ। हमें पता है कि एनर्जी जो है एज फ्रीक्वेंसी के भी इक्वल होती है, प्लांक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी की इक्वल होती है। देन फ्रीक्वेंसी जो है वो c/λ की इक्वल होती है। इस तरह से हमारे पास दो इसके रिलेशनशिप आ जाते हैं। तो इन दोनों रिलेशनशिप को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास एनर्जी जो है वो, एनर्जी का क्या रिलेशन हमें मिल रहा है, एनर्जी जो है वो इन्वर्सली रिलेट कर रही है वेवलेंथ से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी, अगर हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ जो है वो कम होनी चाहिए। तो इन्वर्स रिलेशन में हम यही कहते हैं ना कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो उसी मिकदार में दूसरी चीज़ कम होगी। तो इस केस में फिर अगर हम इन दो वेव्स को कंपेयर कर रहे हैं तो आपके ख्याल में E1 की एनर्जी ज़्यादा होगी या E2 की एनर्जी ज़्यादा होगी। आपने कमेंट सेक्शन में भी ये मुझे आंसर देना है कि आपके अकॉर्डिंग किस वेव की एनर्जी ज़्यादा है। जैसे कि अभी हमने देखा है कि एनर्जी और वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं, तो E जो है वो इन्वर्सली रिलेट कर रही है वेवलेंथ से। इसका मतलब है कि जिस वेव की वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, और जिसकी यानी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी एनर्जी कम है। तब आप लोगों ने बताना है कि हमारे पास एनर्जी E1 की ज़्यादा होगी या फिर E2 की। ठीक है, इट्स ऑल फॉर द टुडेज़ लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फ्रीक्वेंसी को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।